हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एनपीटीईएल के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल पेसमेकर ऑफ टेंस ऑफ माइक्रोवाट इज मेड अप ऑफ। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है वो कौन से बैटरी से बना हुआ है? तो पहले ऑप्शन में दिया गया है लीड एसिड बैटरी, सेकंड ऑप्शन है लिथियम आयन बैटरी, थर्ड ऑप्शन है प्राइमरी बैटरी और फोर्थ ऑप्शन है सेकेंडरी बैटरी। तो जो पेसमेकर है आर्टिफिशियल पेसमेकर वो लिथियम आयन बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी इन तीनों से बना हुआ रहता है। लिथियम आयन बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी इन तीनों से बना हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सुपर कंप्यूटर्स आर रिलेटेड टू द वेदर फोरकास्टिंग बिकॉज। सुपर कंप्यूटर जो है वो वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड कैसे हुए रहते हैं? तो पहले ऑप्शन में दिया है सुपर कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट द पीटा साइज डाटा टू अंडरस्टैंड द वेदर फॉर कंडीशंस। सेकंड ऑप्शन है वेदर कांट बी सिमुलेटेड, वेदर इज बेस्ट सिमुलेटेड यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। और फोर्थ ऑप्शन है वेदर फोरकास्टिंग कैन बी मोर एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले ऑप्शन में दिया है सुपर कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट द पीटा साइज डेटा टू अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशन। सुपर कंप्यूटर में पीटा साइज डेटा रहता है जो वेदर कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो गया। फिर उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में है वेदर फॉरकास्टिंग कैन बी एक्यूरेट विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। जो कैलकुलेशंस है वेदर फोरकास्टिंग की वो एक्यूरेट निकलती है, इसीलिए ये जो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है इफ़ द प्रेजेंट यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज डबल एंड प्रेजेंट पैटर्न ऑफ एनर्जी डिमांड मेंटेन। तो क्वेश्चन में एमसीक्यू में उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया है द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर विल बी हेल्प्ड। सेकंड ऑप्शन है the rate of CO2 increases in the atmosphere will be largely unaffected. Third option है the rate of CO2 increases in the atmosphere will be increased. और फोर्थ ऑप्शन है rate of CO2 decrease in the atmosphere will be held। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू। ऑप्शन नंबर टू जो कि बताता है कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर विल बी लार्जली अनअफेक्टेड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है 1 मोल ऑफ CO2 ऑक्यूपाइज 24.4 22.4 एट। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो STP और 0 डिग्री सेल्सियस एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर ह्यूमैनिटी एक्टिविटी हैज़ द मोस्ट इम्पैक्ट इज। जो ह्यूमैनिटी की एक्टिविटी है जो कौन से एटमॉस्फेयर के लेयर पे ज़्यादा अफेक्टिव है? तो पहला ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर और तीसरा ऑप्शन है मीसोस्फियर और चौथा ऑप्शन है आइनोस्फियर। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटी का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। स्टेटमेंट में बोला है
energy uses is one of the fundamental aspect of human existence. Which the following are valid in the context. जो एनर्जी यूजेस है, हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं वो जो उनके लिए फंडामेंटल एस्पेक्ट है, मतलब बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे रिलेटेड है तो वो देखना है ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है स्टेटमेंट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डेवलप्ड कंट्री के लोग करते हैं, ऐसा इसमें दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में है द स्टेटमेंट इज़ प्राइमरीली एप्लीकेबल फॉर द सिटीज़ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वही के जो लोग हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बताता है स्टेटमेंट इज़ एप्लीकेबल फॉर द ह्यूमन लाइफ अक्रॉस द ग्लोब, मतलब ग्लोबली पूरा ह्यूमन लाइफ एनर्जी कंजम्पशन करता है, ये थर्ड ऑप्शन बताता है। और फोर्थ ऑप्शन बताता है एनर्जी इज़ द वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ये भी ऑप्शन बराबर है और ये भी ऑप्शन बराबर है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रिलेट डिमांड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द ऑयल विथ ईच अदर। जो डिमांड है, डिमांड सप्लाई एंड प्राइस ऑफ ऑयल है, ऑयल के सप्लाई प्राइस और डिमांड है, उसके बारे में देखने के लिए बोल रहा है। तो जो प्राइस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन सप्लाई, जो ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है कब, जब सप्लाई डिक्रीज होता है। तो ये बात भी हम सही बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब सप्लाई अगर कम हो जाए प्राइस इंक्रीज हो जाएंगी, ये तो कॉमन सेंस लगाना है इसमें। सेकंड ऑप्शन है प्राइस डिक्रीज विथ डिक्रीज इन डिमांड, ये भी बराबर है, मतलब डिमांड की जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएंगी तो प्राइस भी ऑलवेज डिक्रीज हो जाएंगी। और मतलब सेकंड ऑप्शन भी राइट है। थर्ड ऑप्शन में बताया है डिमांड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ऑटोमोबाइल सेल्स एंड दस द प्राइस, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, सेल्स में हो गया, तो इनमें जैसे कि डिमांड बढ़ जाएंगी ऑयल की तो प्राइस है ऑयल की वो भी बढ़ जाएगी। और मतलब जो है थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है ऑयल प्राइस विल इंक्रीज इफ ऑयल प्रोडक्शन इज स्टॉप, मतलब मान लीजिए पेट्रोल है, पेट्रोल का प्रोडक्शन ही बंद हो गया तो पेट्रोल के जो दाम हैं, जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। आप अभी तो देख ही रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, जो पेट्रोल के जो प्रोडक्शन है वो लेस हो रहा है, सप्लाई भी लेस हो रहा है, इसकी वजह से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रही है। तो आप ये क्वेश्चन अभी करंट सिचुएशन से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है अमॉन्ग द एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट टर्म डैमेज टू द एनवायरनमेंट, मतलब इनमें से कौन सा एनर्जी रिसोर्स है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को लार्जेस्ट डैमेज होता है, लॉन्गेस्ट टर्म डैमेज होता है। तो पहला ऑप्शन है वो है फॉसिल फ्यूल एनर्जी, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, तीसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और चौथा है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। ये चारों एनर्जी सोर्सेस हैं, लेकिन इन चारों में से कौन सा सबसे ज़्यादा डैमेज करता है एनवायरनमेंट को, ये हमें बताना है। तो इसका जो फॉसिल फ्यूल मतलब ये कोल वाला हो गया, न्यूक्लियर मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल हो गए, जो कि एक बार यानी कि आप सोच सकते हैं कि बॉम्ब में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो एक जगह पे बॉम्ब गिर गया तो आपको पता ही है क्या होता है वहाँ पे। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ना
डैम वगैरह हो गया, उसके ऊपर ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाती है डैम पे के ऊपर। देन है चौथा है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को डैमेज करता है वो है नंबर 2 न्यूक्लियर एनर्जी। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है ड्रॉट साइक्लोन स्टॉर्म माइट बिकम more severe in the forthcoming decades because the impact of dash adding to the global warming। जो ड्रॉट है साइक्लोन्स है वो अभी जो आ, आने वाले दिनों में मतलब जो है उसका जो ग्लोबल वो बहुत ही बढ़ गया है। अभी पिछले साल ये मतलब बंगाल के साइड से बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, मुंबई में भी साइक्लोन आया था। तो वैसे ये जो साइक्लोन आने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ गए हैं, मोर सीवियर हो गए। तो इसका जो ये किसकी वजह से हो रहा है, इम्पैक्ट ऑफ व्हाट एडिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये ड्रॉट साइक्लोन बहुत बढ़ गए हैं। तो ऑप्शन में दिया है CO2 गैस रिलीज की वजह से ये बढ़ गया। सेकंड ऑप्शन में है एनवायरनमेंट कंपोजिशन चेंज हो गया। थर्ड ऑप्शन में इंक्रीजिंग एनर्जी यूजेस, एनर्जी की यूजेस बढ़ गए। फोर्थ ऑप्शन में है इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसके जो चार ऑप्शन है वो चार ऑप्शन सही है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है एनवायरनमेंट, उसकी वजह से जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का वो बढ़ रहा है, तो उसके वो ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में एनवायरनमेंट कंपोजिशन चेंज हो गया। मतलब जो एनवायरनमेंट में जो हाईली रिएक्टिव गैसेस है वो भी अभी मिक्सअप हो रहे, उसके वजह से जो एनवायरनमेंट का अ, जो एयर है वो कैसे अपने शरीर के लिए घातक है। तो ये भी ऑप्शन सही है। और इंक्रीजिंग एनर्जी यूजेस ऑलवेज, जैसे मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसकी वजह से जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी बढ़ गया, उसकी वजह से मतलब नहीं आप समझ सकते एक शहर में मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई तो वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पे लोग गाड़ी वगैरह यूज़ करना मतलब वो बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कैसे फिर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से फिर वो ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। देन फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, यानी कि कोल कोल का यूज़ करके हम पावर प्लांट में यूज़ करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का यूज़ करने की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जो चारों ऑप्शन है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मतलब इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, तो उसकी वजह से जो ये क्वेश्चन है तो इसमें आंसर है ऑल ऑफ अबाउ, सभी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडरगो एक्सट्रीम हाई डैश है एंड टेम्परेचर अंडर द अर्थ और सी बेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन द absence ऑफ डैश फॉर्म डीजल पेट्रोल नेचुरल गैस ETC। मतलब जो डेड फॉसिल फ्यूल्स जितने डेड प्लांट्स के फॉसिल्स रहते, एनिमल्स के फॉसिल्स रहते, वो जो अर्थ के अंडर में रहते हैं तो वो एक्सट्रीमली हाई कौन से मतलब यूनिट के ऊपर, यूनिट की वजह से और टेम्परेचर के वजह से आ, जो डीजल वगैरह बनते हैं समंदर के नीचे में या फिर अर्थ के नीचे में, तो उसमें अपने को बताना है कि वहाँ पे मतलब कौन सा एलिमेंट मतलब यूनिट यूज होता है। तो पहला ऑप्शन है प्रेशर। प्रेशर मतलब अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर और इन द absence ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉर्म डीजल। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन रॉन्ग है।
सेकंड ऑप्शन में दिया है वॉल्यूम ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन में बताया है प्रेशर और ऑक्सीजन, और फोर्थ ऑप्शन में बताया है वॉल्यूम एंड नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, यानी कि प्रेशर एंड ऑक्सीजन। तो फॉसिल्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल अंडरगो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर में जाते हैं और टेम्परेचर में जाते हैं, तभी वहाँ पे मतलब उनकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, फिर वो पूरा डिकम्पोज होने के बाद में वो फ्यूल में कन्वर्ट होने जाते हैं। तो वहाँ पे जो नीचे में है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं रहता नीचे में, अ, तभी वो डीजल और पेट्रोल नेचुरल गैस फॉर्म होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगी फॉर द एग्ज़ाम। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही में शेयर करना मत भूलिए।